दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 2007 में बीएसपी कैसे सत्ता में आई और 2027 में बीएसपी कैसे सत्ता में आएगी। दोस्तों ये दोनों सवाल आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि अपने बर्थडे के मौके पर मायावती जी ने इस बार ब्राह्मण कार्ड खेल दिया और जैसे उन्होंने ब्राह्मणों को सम्मान हिस्सेदारी देने की बात कही, चारों तरफ इस बात को लेकर चर्चा छिड़ गई कि क्या वाकई अब ब्राह्मण वोटर बीजेपी से छिटक कर बसपा की तरफ आ जाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि बीएसपी के साथ ब्राह्मण क्यों आएगा। सच्चाई तो यह भी है कि जब जब बीएसपी कमजोर हुई है, बीजेपी मजबूत हुई है, या इसका उल्टा कहें कि जब जब बसपा मजबूत हुई है तब तब बीजेपी कमजोर हुई है। बड़ा सवाल यह है कि बीएसपी को अचानक ब्राह्मणों से इतना प्यार क्यों हो गया। दोस्तों आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, हर पहलुओं पर विस्तार से आपसे बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि टीवी मीडिया में किस तरीके से इस मुद्दे पर डिबेट हो रही है। दोस्तों इन्हें तो आप जानते होंगे, इनका नाम है मनोज राजन त्रिपाठी। आपने मनोज राजन त्रिपाठी साहब को कई मंचों पर देखा होगा, सुना होगा। खास तौर से अतीक अहमद को लेकर आप लोगों ने इनके कई वक्तव्य विचार सुने होंगे और बीएसपी को लेकर भी अलग अलग मंचों पर इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। इस बार जब बीएसपी चीफ ने ब्राह्मण कार्ड खेला तब मनोज राजन त्रिपाठी ने क्या राय दी है दोस्तों आपको सुनना चाहिए। मनोज राजन ने जो बात कही है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। बिना देर के आप मनोज राजन त्रिपाठी का ये बयान सुनिए। अगर आप गौर करें तो लोकसभा चुनाव के बाद और पिछले करीबन 6-7 महीनों से मायावती अचानक तेजी से बढ़कर फिर सामने आई है। उन्होंने लखनऊ में एक बड़ी रैली भी की है और उन्होंने तमाम सारी बैठकें की, तमाम कोऑर्डिनेटर्स की बैठक की। उसमें लगातार अचानक मायावती का सक्रिय होना यह साफ तौर पर साबित करता है कि बीजेपी आला कमान मतलब दिल्ली से उनको सक्रिय किया गया है। और बड़ी सीधी सी बात है कि 2007 में मायावती ने एक भाषण दिया था जिसमें कहा था कि वो सरकार में आते ही मुलायम सिंह को जेल भेजेंगे। उस वक्त तक निठारी हो चुका था, मेरठ का कविता कांड हो चुका था और इलाहाबाद में मदरसा कांड हो चुका था। और उस समय अमिताभ बच्चन एक स्लोगन देते थे कि उत्तर प्रदेश में है दम क्योंकि जुर्म यहां है कम। इसको लेके जनता की नाराजगी थी और मायावती ने जो जेल वाला बयान दिया उससे थंपिंग मेजॉरिटी हुई। सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण और दलितों को मिलाने में जो केमिकल और मेटल का प्रयोग किया वो सफल साबित हुआ। तो सुना आपने मनोज राजन त्रिपाठी यहाँ क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि बीएसपी चीफ ऐसे ही एक्टिव नहीं हुई हैं, उन्हें दिल्ली से एक्टिव किया गया है। क्या आप लोग मनोज राजन त्रिपाठी के इस बात से सहमत हैं? क्या वाकई बीएसपी बीजेपी की बी टीम बन चुकी है? दोस्तों ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, ये सवाल है एबीपी न्यूज के एंकर संदीप चौधरी का। संदीप चौधरी ने इसको लेकर बाकायदा सवाल पूछा है। संदीप चौधरी ने बीएसपी चीफ के ब्राह्मण कार्ड खेलने पर एक बड़ी डिबेट कराई और इसमें तमाम पैनलिस्ट को बुलाया गया और सबसे राय ली गई कि क्या वाकई 2007 की तरह 2027 में बसपा सुप्रीमो सत्ता में आएंगी। सुनिए संदीप चौधरी ने क्या कुछ कहा है। पार्टी तो से जो मैंने शुरू में कहा, ये बीजेपी की ही बी टीम की तरह काम कर रही है क्या? ये बीजेपी को जो नुकसान, जो संभावित आशंकित नुकसान है उसकी भरपाई के लिए ब्राह्मण कार्ड खेल रही है मायावती, आप ये कह रहे हैं? थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। जिस तरीके से गत हुई है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, जो 62 से संभवतः 33 के आसपास चली गई सीटें, उसके बाद ये बात समझ में आती है कि पिछड़े और दलितों की पॉलिटिक्स को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उसमें अचानक तराजू पर मेढक तोलने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, एक को मनाओ 7वां कूद जाता है, 7वें को लाओ तो 11वां निकल जाता है। इन सबको एक करने के लिए लगा था और ये पार्टी जो बैठक हुई थी पीएन पाठक के यहाँ, वो केवल इसीलिए हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो संदीप चौधरी यहां पर जो सवाल कर रहे हैं
उससे बहुत लोग आपत्ति जता रहे हैं। बहुत लोगों को, खास तौर से जो बहुजन राजनीति को समझते हैं, उनको इस सवाल से दिक्कत है। कहा जा रहा है ये सवाल कम से कम संदीप चौधरी जी को तो नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये सवाल किया है, ये बीजेपी की ही बी टीम की तरह काम कर रही हैं क्या? एक पत्रकार से ये सवाल पूछ रहा है। तो इस समय हर तरफ यही चर्चा है कि क्या ब्राह्मण इस बार बीएसपी के साथ आएगा। दोस्तों, इस सवाल पर आने से पहले मैं सबसे पहले उस सवाल पर आना चाहूँगा सबसे पहले कि 2007 में बीएसपी सत्ता में कैसे आई। देखिए, इसको लेकर कई सारी थ्योरी हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि ब्राह्मण, दलित और मुसलमानों का गठजोड़ सबसे बड़ा कारण है, और वहीं सतीश चंद्र मिश्रा फैक्टर को लोग कारण बता रहे हैं। याद करिए, 2007 में बहुत सारे नारे भी गूंजे थे। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दौड़ता चलता जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 2007 में मिश्रा फैक्टर ने काम किया या फिर मान्यवर कांशीराम फैक्टर। क्योंकि दोस्तों याद रखिए, 2006 में मान्यवर कांशीराम ने दुनिया को अलविदा कहा था, और उसके 1 साल के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो गया था, और उसके बाद बम्पर सीट मिली थी। 2007 में बीएसपी को 206 सीटें हासिल हुई थी। तो यहीं पर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 2007 में मिश्रा फैक्टर था या फिर मान्यवर कांशीराम फैक्टर था, या फिर दोनों फैक्टर काम कर रहा था। और याद रखिए दोस्तों, 1984 में 14 अप्रैल 1984 को जब पार्टी का गठन हुआ था, तो बहुजन के नाम से हुआ था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नारा दिया गया था। लेकिन 2004 में जब सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी में आए, उसके बाद इनका कद बढ़ा। इसके बाद साल 2007 में जब चुनाव आया विधानसभा का, नारा दिया गया बहुजन हिताय, फिर नारा बदल दिया गया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया गया। और कहा जा रहा है इसी नारे की वजह से चुनाव दर चुनाव बसपा हारती रही, चाहे वो साल 2012 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो। इसी फैक्टर की वजह से बसपा चुनाव हारती रही। बहुजन राजनीति समझने वाले लोगों का ये अपना अपना तर्क है, अपना अपना दावा है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम जाति समीकरण पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2007 के नतीजे देखिए। यहां आप देख सकते हैं कि 403 सीटों पर बसपा ने चुनाव लड़ा था, 206 सीटों पर जीत हासिल की थी, और 31% वोट शेयर था। सपा को महज 97 सीटें मिली थीं, भाजपा को 51 सीटें मिली थीं, कांग्रेस को 22 सीटें 2007 में मिली थी। और अगर मैं लोकसभा चुनाव नतीजे की बात करूं, तो साल 2009 बसपा के लिए स्वर्णिम काल माना जाता है। साल 2009 वो दौर है जब बीएसपी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। 2009 लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 21 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन 2014 में बसपा की सीटें लोकसभा में शून्य हो जाती हैं। 2019 में बसपा 10 सीटें जीतती है जब गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी से। 2024 में फिर से बसपा शून्य हो जाती है, और बसपा के 40 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब बसपा दोनों सदनों में शून्य होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि नवंबर 2026 में, इसी साल नवंबर 2026 में रामजी गौतम का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद बसपा का किसी सदन में कोई भी सांसद नहीं रहेगा, क्योंकि चुनाव 2029 में होंगे, तो 2029 तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। और अभी बसपा के पास इतने विधायक भी नहीं हैं कि वो किसी नेता को राज्यसभा भेज पाए। अब हम इस बात को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये क्यों कहा जाता है कि जब जब बीएसपी मजबूत होती है, बीजेपी कमजोर होती है। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आपको कुछ आंकड़े देखने चाहिए। सबसे पहले आप इन आंकड़ों पर नज़र दौड़ा लीजिए। ये आंकड़े आपको देखना चाहिए, ये आंकड़े आपको सेव करके रखना चाहिए। 2007 विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है कि 2007 में बीएसपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार चलाई थी। 2007 में 206 सीटें और 31% वोट शेयर मिले थे। वहीं बीजेपी को महज 51 सीटें मिली थी, 16% वोट शेयर था। 2012 में बीएसपी को 80 सीटें, बीजेपी को 47 सीटें मिली थी। 2017 में बीएसपी को 19 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को 312 सीटें हासिल हुई थी। तो यहाँ पर बीएसपी बहुत कमज़ोर हुई, और वहीं जो बीजेपी है उसका ग्राफ तेजी से आगे बढ़ा।
अगर मैं 2022 विधानसभा चुनाव की बात करूं तो यहां बीएसपी को 1 सीटें हासिल हुई और बीजेपी को 255 सीटें हासिल हुईं। तो अगर आप वोट शेयर देखिए तो 2007 में बीएसपी का वोट शेयर 31% था और वो अब सिमट कर 10 से 12% पर पहुंच चुका है। वहीं बीजेपी का वोट शेयर साल 2007 में 16% था, तो वहीं अब वो 41% हो चुका है। ये 41% वोट शेयर में कौन कौन लोग होंगे? दोस्तों, आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि 1992 से जब से बाबरी का विध्वंस हुआ, जो सवर्ण समाज है खास तौर से, वो बीजेपी का कोर वोटर बन चुका है। और अगर मैं यूपी के जातिगत समीकरणों की बात करूं तो इस समय यूपी में सवर्ण समाज जो है वो 17 से 19% है, जिसमें सबसे ज़्यादा 8 से 10% ब्राह्मण हैं, राजपूत 5 से 6%, वैश्य 2%, भूमिहार और अन्य 2-3%। वहीं अगर मैं दलितों की बात करूं, दलितों की भागीदारी की बात करूं तो 20 से 21% वोट शेयर है उत्तर प्रदेश में दलितों का, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट शेयर है जाटव का। जाटव वो समाज है जिसमें मायावती भी आती हैं। वहीं वाल्मीकि और अन्य की बात करूं तो 4 से 5% इनका वोट शेयर है। पासी 3.5%, कोरी 1%, धोबी 1%। तो यहाँ अगर मैं दलित समाज की बात करूं तो सबसे बड़ा इसमें समाज हो जाता है जाटव समाज, और सवर्ण समाज में सबसे बड़ा समाज है ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या वो बीजेपी का साथ 2027 में छोड़ देगा? और छोड़ेगा तो उसे क्या फायदा मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है इस समय ब्राह्मण समाज बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। दोस्तों, आपको याद होगा ब्राह्मण विधायकों की एक बार बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद उन तमाम विधायक मंत्रियों को फटकार लगाई गई थी। बीजेपी के आला कमान ने फटकार लगाई थी कि इस तरह से आप लोग बैठक नहीं कर सकते। इसके बाद मायावती जी का ये बयान सामने आया कि ब्राह्मणों को अगर सम्मान और हिस्सेदारी चाहिए तो हमारे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, यहाँ आपको जान लेना ये भी ज़रूरी है कि 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया था, 40 उम्मीदवार जीते थे। वहीं अगर मैं मुसलमानों की बात करूं तो 61 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए थे, जिसमें से 29 मुस्लिम कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी। तो 2007 में बीएसपी ने कहा जा रहा है कि दलित मुस्लिम का गठजोड़ बनाया था और कुछ ब्राह्मण भी बीएसपी के साथ आ गए थे, इसलिए 7 में वो सत्ता में आई थी। अब 27 में सत्ता में कैसे आएगी, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, 27 में सत्ता में तभी आएगी बीएसपी जब उसके पास मुसलमान भी भारी तादाद में जुड़ेंगे। दलित मुस्लिम समीकरण ही बसपा को सत्ता के शिखर पर पहुंचाएगा। और आजकल ब्राह्मण समाज में बीजेपी के प्रति जिस तरीके से नाराजगी है, अगर वो 2027 में बीएसपी के साथ आ जाता है तो फिर से 2007 का इतिहास 27 में बीएसपी दोहरा देगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या लगता है आपको कि 2007 को 2027 में बीएसपी दोहराएगी? क्या लगता है ब्राह्मण इस बार बीएसपी के साथ जुड़ पाएगा? क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है, क्या फैक्टर है कि बीएसपी के साथ ब्राह्मण जुड़ पाएगा? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।